गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का चौथा अध्याय अध्ययन करेंगे। चौथा अध्याय का भाग 1 है ना। और इसमें का चौथा अध्याय का शीर्षक है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो बच्चों, इसको भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा गया है, या फिर हम बोलते हैं ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से हम जानते हैं। और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत के सभी भागों में, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम में जितने भी लोग थे उन लोग समान रूप से, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे अमीर वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, सारे लोग इसमें समान रूप से भाग लिए थे भारत की आज़ादी के लिए। तो इसीलिए इसको, भले ही इसमें असफलता हमको मिली, लेकिन उस समय से इसमें राष्ट्रीय चेतना जागृत हो गई थी लोगों के मन में कि हमारे देश को आज़ाद कराना है। इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इसके पहले आपने जो पाठ पढ़ा था, जिसमें आपको देखोगे ब्रिटिश राज्य में, भारत में ब्रिटिश शासन का उदय और शासन के चलते ब्रिटिश जो कंपनी थी वो, या फिर अंग्रेज लोगों ने जिस तरीके से लोगों पर अत्याचार किए थे, चाहे वो किसान पर हो, चाहे शिल्पकार पर हो, चाहे दस्तकार पर हो, चाहे व्यापारियों के ऊपर हो, ये इसके कारण से पूरा असंतोष की भावना इसमें फैल गई थी। और इसी के कारण से भारत में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, है ना। तो देखेंगे इसमें पाठ में, आपको देखोगे इसमें ये जो था भारतीय जनजीवन में वन, शिक्षा, दस्तकारी, शिल्प आदि क्षेत्रों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण से यहाँ पर 1765 से लेकर 1756 तक का के बीच में भारत के विभिन्न भागों में यहाँ पर बहुत से ऐसे विद्रोह हुए थे, जिसमें देखोगे सन्यासी है, बहावी है, और पोलीगर है, तथा संथाल है, मोपला है। यहाँ के जो प्रमुख विद्रोह हुए थे, इसके कारण से वहाँ पर सारे लोगों में असंतोष की भावना फैल गई थी। और ये विद्रोह असंगठित तथा असीमित क्षेत्र में था। मतलब ये था कि यहाँ पर सारे लोग नहीं भाग लेते, इसमें असंगठित और असीमित पूरे क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था। इसलिए अंग्रेजों की शक्तिशाली जो सेना थी, या अंग्रेजों का जो शासन था, वो पूरी तरह से भारतीयों को क्या कर दिया, अपने वश में कर लिया, और उनको हार माननी पड़ी थी। और 1857 में जो विद्रोह हुआ था, यह नियोजित एवं व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। यह नियोजित, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरे क्षेत्र में फैला, व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसमें ज़्यादातर से भारतीय समाज के किसान, कारीगर, जमींदार तथा पुराने रजवाड़ों के नवाब आदि वर्ग लोग शामिल हुए थे। और अधिकांश लोग इसमें कौन कौन से थे? कारीगर थे, किसान थे, राजा रजवाड़े थे, जमींदार लोग थे, क्योंकि इन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा हुआ था, और इसीलिए इन लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष की भावना फैली हुई थी। और इसी के चलते देखेंगे यहाँ पर इसी में 1857 की क्रांति हुई थी। तो इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति का विद्रोह अंग्रेजों की नीतियों के पुराने शासक एवं जनता त्रस्त थी। उनके जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, चाहे वह व्यापार नीति हो, चाहे वह लगान नीति हो, चाहे वह दस्तकारियों के प्रति हो, चाहे वह किसानों के प्रति हो, चाहे वह जमींदारों के प्रति हो, ये बहुत ही असंतोषजनक था। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं में सहायक संधि तथा जनता और उनका पालन अपनी मर्जी के अनुसार ही किया करती थी। और इसमें देखिए राजाओं में डलहौजी की विलय नीति के प्रति बड़ा असंतोष था। इससे झांसी, पूना तथा अवध प्रमुख राज्य थे जिसमें असंतोष के प्रमुख कारण बने थे।
इसके पहले इसमें जो पहले जो था वो ब्रिटिश नीति के अनुसार में जो विलय नीति आया था, लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति जिसको हम विलय नीति के नाम से भी जानते हैं, वो लोगों में इतना ज़्यादा असंतोष की भावना फैला दिया था, क्योंकि उसके चलते यहाँ पर झांसी है, अवध है, पूना है और नागपुर है, सतारा है, ये बहुत सारे ऐसे राज्य थे जो अंग्रेज लोग अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। और उसी में देखेंगे जो सहायक संधि थी, जो सहायक संधि के चलते भी भले ही वहाँ पर नवाब थे, जो राजा थे, सहायक संधि करते थे, किंतु वो लोग अपने मर्जी से कोई भी काम को नहीं कर सकते थे, इसमें अंग्रेजों की अनुमति लेना आवश्यक होता था। तो कुल मिला के ये बोल सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर अंग्रेजों का ही शासन था, और यहाँ पर जो चाहे वो नवाब हो चाहे वो जमींदार हो, इनका कोई भी उनमें भूमिका नहीं थी। और इसी के चलते देखेंगे इसका प्रमुख कारण था, इसके असंतोष का प्रमुख कारण क्या चीज़ था। सबसे पहला था इसमें झांसी के मृत राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी के उत्तराधिकारी नहीं बनाना माना, और 1853 में झांसी को अपने राज्य में मतलब अंग्रेज लोग अपने राज्य में उस राज्य को अपने कब्जे में कर लेना। सबसे पहला कारण ये था कि इसमें देखेंगे झांसी के जो राजा थे उनका जो दत्तक पुत्र था उसको अधिकार नहीं दिया गया था, वहाँ पर उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं दिया गया उसको, और उसके चलते यहाँ पर झांसी राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। सबसे पहला असंतोष का कारण तो ये बना था। दूसरा था इसमें 1851 में बाजीराव इसमें देखेंगे पेशवा बाजीराव की मृत्यु होने के बाद जो उनके पुत्र थे, दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा, उनको मिलने वाला जो पेंशन था उसको भी बंद करा दिया गया। तीसरा था इसमें अवध के नवाब वाजिद अली शाह को इसमें झूठा आरोप लगाकर इसमें भूमि जमींदारों में झूठा आरोप लगाकर उसके राज्य को क्या कर लिया, उससे छीन लिया गया था। और फिर उसके बाद देखेंगे अंग्रेजों की जो नई लगान नीति थी, जैसे रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, और छत्तीसगढ़ में भू राजस्व वसूली था, और महलवाड़ी व्यवस्था थी। इन सारी जो लगान व्यवस्था था उससे वह लोग पूरी तरह से असहमत थे, और भूस्वामियों की शक्ति इसमें क्या हो गई, समाप्त हो गई थी, जिसमें जमींदार लोगों का उन लोगों का जो पद था उसको छीन लिया जाता था। किसान लोग थे जो लगान नहीं वसूल कर पाते, उनसे लगान नहीं दे पाते थे अंग्रेजों को, तो उससे क्या करते थे उन लोग, उनकी ज़मीन को छीन लेते थे, जिसके कारण से किसान लोग बेरोजगार हो जाते थे। तो कुल मिला के ये होता है कि यहाँ पर सारे लोग असंतोष थे। इनकी जो नीतियाँ थी अंग्रेजों की, चाहे वो सहायक संधि हो, चाहे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति हो, तो इसके कारण से ये लोग पूरी तरह से असंतोष हो गए थे। और उसी में देखेंगे सबसे पहला वाला देखोगे इसमें किसानों और दस्तकारों का यहाँ पर की जो हालत थी वो बद से बदतर हो गई थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा होगा कि अंग्रेज ने की विभिन्न भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप इसमें किसानों की हालत पहले से बहुत ज़्यादा खराब होने लग गई। उन्हें साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, और साहूकार वही कर्ज को कठोरता से क्या करता था, वसूल करता था। किसान को उनके लिए अपनी जमीन जायदाद को भी बेचने पड़ते थे। अगर वो कर्ज नहीं पटा पाते थे तो उनके खेतों में उनको बेगारी भी करनी पड़ती थी, और या तो फिर उनको जमीन को साहूकार छीन लेते थे। तो इस प्रकार से आम लोगों में कंपनी शासन के प्रति असंतोष की भावना फैलने लगी थी। इसी के अतिरिक्त कंपनी में पक्षपात और चुंगीकर नीति के कारण से भारतीय दस्तकार और शिल्पकार क्या हो गए, बेरोजगार हो गए थे, और बेरोजगार होने के कारण से भी ये लोगों के मन में असंतोष की भावना फैलने लग गई थी। भारतीयों के नागरिक एवं सैनिक सेवाओं की उपेक्षा करना। अंग्रेजों की जो नीतियों के कारण से भारतीयों की कृषि उद्योग एवं व्यापार में अवनति होने लग गई थी। जो अंग्रेजों की जो नीति थी उसमें कृषि में या व्यापार में अवनति, क्योंकि चुंगी कर लगाने के कारण से क्या होता था कि अंग्रेजों को तो मुफ्त में व्यापार करने मिल जाता था, लेकिन भारतीयों को भारी कर देना पड़ता था, जो कि उनके
वस्तु से भी ज़्यादा लागत उनको कर के रूप में देना पड़ता था, तो उन्हें कोई फायदा नहीं होता था, है ना। उद्योग में एवं व्यापार में अवनति होने लगी। साथ ही अंग्रेजों ने भारतीयों को अपने ही देश की ऊंची एवं महत्वपूर्ण पद नौकरियों से वंचित रखने लगे थे। और साथ ही लोग जो सैनिक थे और या फिर जो ऊंचे पद होते थे उसके लिए भारतीयों को उनसे वंचित रखा जाता था, उनको वो पद नहीं दिया जाता था। इसलिए भी यहाँ के नागरिक असंतोष थे। और भारतीयों में न्यायिक, सैनिक तथा नागरिक सेवाओं में केवल छोटे पद में ही रखा जाता था। जो भारतीय सैनिक होते थे या भारतीय लोग होते थे उसको न्यायिक में या सैनिक पद में या नागरिक सेवाओं में केवल निम्न पदों में ही उनको नियुक्त किया जाता था, उनको उच्च पद नहीं दिए जाते थे। इसलिए भी भारतीय नागरिक या भारतीय लोग इनसे असंतोष थे। फिर उसके बाद देखेंगे समाज एवं धार्मिक जो सुधारों का विरोध हुआ था। समाज में धार्मिक सुधारों का विरोध किया गया था। समाज में उस समय इतनी सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी जिसके कारण से समाज में लोगों में छुआछूत की भावना थी। और समाज में जो था सती प्रथा था, बाल विवाह था, नर बलि था, बाल हत्या था, ये सारी चीज़ों को उन लोगों ने रोका। और रोककर जो विधवा विवाह है या फिर उसमें क्या किया, उन्होंने एक कड़क कानून बनाया जिससे समाज में जो रूढ़िवादी लोग थे वो उन लोग उनका क्या करने लगे, विरोध करने लगे थे। और उसके कारण से भी ये इस समय था शिक्षित वर्ग ने दिया था। लेकिन इन कानूनों का समाज में रूढ़िवादी वर्ग में भारी विरोध किया था। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से भी रूढ़िवादी चिंतित थे। और उस समय क्या था कि बहुत सारे हिंदू लोगों को भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था कि उनको फैसिलिटी देकर, मतलब उनको सुविधाएं देकर, नौकरी की सुविधा देकर, उनको खाने पीने की सुविधा देकर, हर एक चीज़ से उनको सुविधा देकर उनके धर्म में परिवर्तन करवाया जा रहा था। ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ था। उन्होंने इसका विरोध किया। इन सबके परिणाम स्वरूप भारतीय जनमानस ने अंग्रेजी शासन के प्रति शंका एवं अविश्वास की भावना बढ़ती गई थी। और यही सारे कारणों के कारण से जन लोगों में या फिर यहाँ के भारतीय लोगों में अविश्वास की भावनाएं बढ़ती गई थी। और उसी के कारण से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में असंतोष की भावना फैलने लगी थी। अब देखेंगे भारतीय सैनिकों में असंतोष किस प्रकार से फैला। भारतीय सैनिकों में असंतोष फैलने का सबसे कारण था कि यहाँ पर भारतीय सैनिकों को निम्न पदों पर रखना, उन्हें कम वेतन देना। और फिर था कि कहीं पर जो भारतीय सैनिक थे उन लोगों में तिलक लगाना, पगड़ी बांधना, दाढ़ी रखना, ये सारे चीज़ों के लिए उनको मना किया जाता था। और अगर कोई कुछ करता था तो उन्हें काला पानी का सज़ा, देश निकालने की सज़ा दी जाती थी। इससे भी सैनिक असंतोष बढ़ने लगा था कि यहाँ पर जो लोग थे उनका जो धर्म था कि उन लोगों को तिलक लगाना है या पगड़ी बांधना है या दाढ़ी रखना है, तो ये सारी चीज़ों की मनाही करने के कारण से भी लोगों में असंतोष की भावना फैलने लगी। उसमें सबसे प्रमुख था सैनिक असंतोष, क्योंकि सैनिक लोगों को ही सबसे ज़्यादा मनाही किया जाता था और इनको ज़्यादा होता था, उनको काला पानी की सज़ा दी जाती थी। तो इसी में देखेंगे एक चीज़ और था कि जो धर्म के आधार पर इसमें एक कारतूस तैयार किया गया था अंग्रेज लोगों ने। उसका नाम था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल जो एक प्रकार का कारतूस था जिसको मुंह में से लगाकर उसको क्या करना पड़ता था, खींचकर फिर उसको फेंकना पड़ता था। और ये जो एनफील्ड राइफल कारतूस था, इसमें बताया गया था कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी, चमड़े की चर्बी, इसमें चर्बी लगी होती थी, जिसके कारण से इन लोगों के धर्म को नुकसान पहुंचता था। इसलिए इन लोगों ने इसको उपयोग करने से भी इसको मना किया था। तो कुल मिला के सारी चीज़ों में, चाहे वो सैनिक असंतोष में
तिलक लगाने में हो, चाहे दाढ़ी रखने में हो, चाहे वो पगड़ी बांधने में हो, चाहे वो भारतीय नागरिक सैनिक थे जो उनको ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे, और दूसरे तो उनको कम वेतन, अंग्रेज सैनिक से कम वेतन दिया जाता था। ये सारी चीज़ें क्या थी, एक लोगों में हीन की भावना पैदा कर रहा था अंग्रेजों के प्रति। और दूसरा था कि उनके धर्म को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने एनफील्ड राइफल जो कारतूस बनाया था वो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक पहुंचा। और उसी से चलकर आगे आप पढ़ोगे कि उसी से चलते हुए उस समय जो मंगल पांडे था वो इस कारतूस को उपयोग करने से मना कर दिया था, और उसी समय से ये 1857 की क्रांति समय से पहले ही प्रारंभ हो गई थी। तो बच्चों, आज हम लोग इतना पढ़े कि आपको थोड़ा बहुत जानकारी इसमें हुआ होगा कि 1857 की क्रांति के आधार पर यहाँ पर लोगों को कितना फायदा तो नहीं हुआ, कितना नुकसान हुआ था। चाहे वह किसान में हो, चाहे कारीगर में हो, चाहे जमींदार में हो, चाहे वह दस्तकारी में, शिल्पकारी में, व्यापारियों में, सैनिकों में, हर एक तरफ से उनको नुकसान ही हुआ था। और यही चीज़, यही भावनाएं उनके जो उनको नुकसान हुआ था, वही चीज़ उन लोग के लिए क्या हो गया, अंग्रेजों के लिए खतरा बन गया था, जिसके कारण से जनता लोग उन्हें घृणा की दृष्टि से देखने लगे, उनके प्रति असंतोष की भावना पनपने लग गई थी। और वही 1857 की क्रांति बनकर आगे आई थी। तो बच्चों, आज हम लोग खाली इतना ही पढ़ेंगे भाग 1 में, और इसको पढ़ने से पहले आप इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन पूरा पाठ खत्म होने के बाद, किंतु इसके पहले आप इस पाठ को अच्छे से अध्ययन करोगे, ताकि इसमें से जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उसको आप निकाल कर कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। और जितने बच्चे अगर पढ़ाई करके कॉपी में लिखेंगे प्रश्न उत्तर जो छोटे छोटे हैं, उसका फ़ोटो खींचकर मेरे पर्सनल नंबर पर आप भेजोगे, तब मुझे पता चलेगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, थैंक यू।